एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम लोगों ने पिछली बार हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस डिस्कस कर लिया था लाइन बाय लाइन। आज हम लोग बचा कुचा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जो है हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की यूनिट से। पहले हम अपनी ऑर्गेनिक ख़त्म करेंगे, देन हम इनऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें अपनी ऑर्गेनिक की, तो पहला पार्ट इसमें है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपका नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, देन आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हैलोजन इन एल्डिहाइड, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करना है। अगर इसके अंदर देखें तो हमारी पहले प्रिपरेशन आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आपका है बेसिक, आपको एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। पहला पार्ट आता है आपका जो सिलेबस में मेंशन है वो है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में ना सिर्फ आपको आईयूपैक नेम पता होना चाहिए, बल्कि आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि थैलिक एसिड की रिएक्शन हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए थैलिक एसिड होता क्या है, ओके। अगर बेंजोएल्डिहाइड बोल दूँ, बेंजोक्विनोन बोल दूँ, तो आपको उनकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया इनका नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड और कीटोन्स का। एसिटाल्डिहाइड, बेंजोएल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, इन सब के बारे में पता हो। देन आपके कीटोन्स में एसिटोक्विनोन क्या होता है, बेंजोक्विनोन क्या होता है, इन सब के बारे में पता हो। आईयूपैक नेम पता हो, किस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। एंड कुछ की कॉमन नेम पता होनी चाहिए, जैसे आपका क्रिजॉल हो गया, टोलुइन हो गया, ये सब तो आपके उसमें आ गया एरोमेटिक्स में, लेकिन इन सबका नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन्स में ये सब यूज होंगे, ठीक है। देन आपका आता है सेकेंड चीज़। अब इसमें आपको पढ़ने के लिए पहला पार्ट होता है हमारा नॉमेनक्लेचर। सेकेंड पार्ट जो इसमें पढ़ने के लिए आता है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है C11O, तो एक बॉन्ड हमारा एक तरह से मान लो, अगर मैं एल्डिहाइड से बनाऊँ तो, है ना, और ये हमारा p ऑर्बिटल होगा, और इस तरह से ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना। और कार्बन और ऑक्सीजन की किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड एंगल कितना है, किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है प्रिपरेशन। किसी भी आपको याद करना है, किसी को भी एल्डिहाइड और कीटोन किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम कुछ बेसिक चीज़ें लेके चलते हैं। पहली चीज़ जो आती है उसके अंदर वो होता है इसका आईयूपैक। सेकेंड चीज़ होती है उसका स्ट्रक्चर। थर्ड चीज़ होती है उसकी प्रिपरेशन। ये आपको मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, इस बार के एग्ज़ाम के लिए भी, आने वाले आगे जो भी आएंगे उनके लिए भी। पहला आपका आईयूपैक नेम, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड प्रिपरेशन, हम किस चीज़ों से वो कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ है उसकी रिएक्शन। फिफ्थ जो चीज़ है उसकी यूजेस, एंड सिक्स चीज़ है उसका केमिकल टेस्ट, कि हम उस कंपाउंड से बाकी कंपाउंड से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके लिए उसका केमिकल टेस्ट, ठीक है ना। अगर आपको ये 6 चीज़ें पता है तो आप किसी भी कंपाउंड को ईजिली रिएक्शन में रिलेट कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ABCD टाइप में क्वेश्चन आएगा। नेम रिएक्शन बहुत ही रेयर में आती है। आपका ABCD क्वेश्चन होगा, पैराग्राफ क्वेश्चन होगा, और सेकेंड या फिर आपका जो है सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे, A gives B, B gives C, C plus plus कुछ C। तो आपको जब तक पूरी ऑर्गेनिक लिंक में समझ में नहीं, अगर आप पूरी ऑर्गेनिक नहीं तैयार करोगे तो आपको लिंक नहीं समझ में आएगा।
ऑर्गेनिक में कभी भी कोई सिलेबस नहीं होता, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होती है। तो आपका भले ही हेलोवेरिन नहीं आ रहा है सेमेस्टर पर, उसकी रिएक्शन काफ़ी यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन जो है हर जगह से लिंक्ड होती है, इसमें हम सिलेबस नहीं कह सकते कि हमारा ये नहीं आ रहा है, हमारा वो नहीं आ रहा, ठीक है। आपके हेलोवेरिन की रिएक्शन की डाउस प्रोसेस वाली वो आगे आपके अल्कोहल वाले चैप्टर में यूज़ हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये चैप्टर नहीं आ रहा था, इसकी रिएक्शन कहाँ से आ गई, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो अगर हम प्रिपरेशन देखें तो जैसा कि सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में जो हमारी रिएक्शन मेंशन है वो है प्रिपरेशन अल्कोहल से किस किस तरीके से आपके प्रिपेयर हो सकते हैं। इसमें आप ऑक्सीडेशन देते हैं ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें आपके रिएजेंट आ जाते हैं जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट एंड आपके जो है KMnO4 में आपके जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, देन आपके बाकी जो है आ जाएंगे एल्कीन से ओजोनोलिसिस करके। अच्छा, अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन भी करनी है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स एंड एल्काइंस हो गया, है ना। एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस स्पेशली मेंशन करी गई है, ओजोनोलिसिस करके किस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं जिंक डस्ट और वाटर यूज करके। देन है एल्काइंस की एडिशन कर दें इसमें, अगर हम एसिड की प्लेस में, ये एल्कीन्स की बहुत पॉपुलर रिएक्शन है H2SO4 HgSO4 वाली। इस रिएक्शन से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन यूज होती है आगे जाके, जिसे हम कहते हैं रोज़नमंड रिएक्शन। रोज़नमंड रिएक्शन का काफ़ी यूज़ है। आपको कोई भी एसिड क्लोराइड है तो आप एसिड क्लोराइड से अपना एल्डिहाइड बना सकते हो आपकी रोज़नमंड रिएक्शन के थ्रू। इसमें आपको जो कॉम्पोजिशन है वो याद होना चाहिए। आपका कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, पैलेडियम यूज़ होता है ये सब। देन है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो है किस तरह से होगी, है ना। देन नाइट्राइल से आपकी रिएक्शन जो होती है ये काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है स्टीफेंस रिएक्शन किस तरह से होती है। आपका साइनाइड होता है, साइनाइड के साथ हम SnCl2 HCl यूज़ कर देते हैं, जिससे हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। तो स्टीफेंस रिडक्शन आपका होना चाहिए। नाइट्राइल्स की रिडक्शन होती है, इमीन बनता है, इमीन से हमारा स्टैनस क्लोराइड की प्रेजेंस में और HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करके और इसमें एल्डिहाइड बन जाता है। देन है आपकी इसमें अगली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो काफ़ी यूज़फुल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में भी यूज़ हुआ था। आपको पता है आपके अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद एस्टर से रिएक्शन है, एस्टर से भी रिएक्शन करके अपना कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आपकी जो रिएक्शन हैं, बाकी की आप इटार्ड रिएक्शन पढ़ सकते हो। इटार्ड रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। टोलुइन की रिएक्शन होती है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, जिससे हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। मेंशन नहीं है पर आप पढ़ सकते हो इसे। देन आपकी अगर हम एरोमेटिक्स की तरफ देखें तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन आप पढ़ सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड अगर हमारे को डायरेक्टली बनाना हो तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, इससे हम बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ ऐसा नहीं है कि मेंशन नहीं है तो आ नहीं सकती, ये चीज़ें बेसिक हैं, ये आ सकती हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट ये सब बताया ही है।
ये भी आपको पढ़ना है। ये तो हमारी एल्डिहाइड की बात हो गई, ठीक है ना। अगर हम स्पेसिफिकली कीटोन के लिए बात करें तो कीटोन के लिए आपके बेंजोफेनोन के लिए देख लेना आपके बेंजोफेनोन किस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड आपका उसमें हो गया एरोमेटिक में, एंड तो आपका एल्डिहाइड में, और बेंजोफेनोन आपका एरोमेटिक में और उसमें हो गया कीटोन में, ठीक है ना। बाकी आपकी एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मेंशन नहीं है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एस्काइलेशन एंड एल्काइलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है आपकी बेंजीन के साथ। बेंजीन की रिएक्शन करते हैं हम इथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना, जो आपकी बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनकी, अगर सिलेबस देखें दोबारा से, इसमें हमने ये सब कवर कर लिया है, ये सब रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपकी जो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है उसकी आप बस कंडीशन याद कर लेना, वो हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका बस आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या रहता है। देन आती है मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, पोलैरिटी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नोट करते हैं रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शन में पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है रिएक्शन करने, ठीक है ना। पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होता है, और हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनता है। सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। किस तरह से रिएक्शन होती है ये आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। इसमें हमारी मेंशन है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स कहती है, तो इसमें हमारे को शिप्स बेस के बारे में, इमीन के बारे में ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब पढ़ना है। मैकेनिज्म की बात हो गई आपकी, ठीक है। देन आपकी रिएक्टिविटी में आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन होता है, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। ऑब्वियसली एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है ना। अब क्यों होता है तो उसका रीज़न स्टेरिक में किस तरह से दिया गया है, इससे GOC लगा के आपको ये वाला रीज़न पता होना चाहिए, रीज़न आ जाता है, ठीक है। देन आपको पूछ लेंगे कि बेंजल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है या फिर प्रोपेनल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये पता होना चाहिए, ओके। देन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCN के साथ आपका साइनोहाइड्रिन बनता है, वो वाली रिएक्शन। देन आपकी दे रखी है सोडियम बाइसल्फाइड वाली रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन, इसमें आपका बाइसल्फाइड एडिशन होता है। देन है आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी प्रोटेक्शन में यूज़ होती है, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन में, जिसमें आपका हेमी एसिटल और आपके एसिटल्स बनते हैं। और कीटोन के लिए करें तो इसमें कीटल्स और हेमी कीटल्स बनते हैं, ठीक है ना। हेमी एसिटल और आपके एसिटल्स बनते हैं, ये वाली रिएक्शन होगी आपकी, किस तरह से होती है, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अमोनिया की तरफ। अमोनिया में आपको मैंने बता ही दिया कि अमोनिया में ऐड करके किस तरह से अमोनिया में ऐड होता है। सिंपल सी रिएक्शन की तरह याद करना है, इसमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। NH3 है या अमोनिया के डेरिवेटिव बनते हैं, आपको H2N याद रखना है और साथ में ये X होगा, ठीक है ना। किसी भी इसके संग रिएक्शन करेगा तो इस तरह से रिएक्ट करता है, और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वाटर का लॉस करा देना है। लेमन भाषा में बता रहा हूँ, ये आपका इस तरह से बन जाता है, ठीक है। इसमें आपका शिफ्ट बेस बन जाएगा, इसमें आपका अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोजीन, कार्बाजाइड, ठीक है, ये सब याद रखना है। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, इसमें डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है आपका अमोनिया, ये X के बारे में बता रहा हूँ। देन है आपका अमीन,
देन है हाइड्रोक्सिलअमीन, अगर NH2OH हो, NH2 हाइड्रोजीन के बारे में पढ़ना है, फिनाइल हाइड्रोजीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन आपको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन यानी DNP के बारे में पढ़ना है। इसका टेस्ट होता है 2,4 DNP टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। इसमें ये रिएक्शन यूज होती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। एंड लास्ट आपका सेमी कार्बोनेट NaCO NH2, ये आपके एक्स हैं। इन सारे एक्स के बारे में आपको रिएक्शन लिख के लिख लेना, ठीक है। ये हो गया। देन है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है, पहले हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिडक्शन में आपका है रिडक्शन टू अल्कोहल एंड एल्कीन, ठीक है। आपके अल्कोहल में रिडक्शन किस तरह से होता है और एल्कीन्स में रिडक्शन किस तरह से होता है। आपके एल्कीन्स में अगर आपको करना है तो आपके क्लेमेंसन रिडक्शन है, वोल्फ्रेशनल रिडक्शन और रेड फॉस्फोरस एंड HI। तो अगर आपको अल्कोहल्स में करना है तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकते हो या LiOH को यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको बिल्कुल एल्कीन्स में यूज़ करना है तो आपको क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ कर सकते हो, जिंक अमलगम का क्लेमेंसन रिडक्शन, या आप हाइड्रोजन से वोल्फ्रेशनल रिडक्शन कर सकते हो या रेड फॉस्फोरस HI यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। देन है आप ये 3 रिएक्शन ही है ना। तो ये आपके डायरेक्ट नहीं आती, वो बोलेंगे नहीं आपको क्लेमेंसन रिडक्शन करो 90% एफिशिएंसी में, वो आपको चेन दे देंगे ABCD की, और उसमें एक स्टेप में आपका जिंक अमलगम HCl लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लिखा हुआ है तो मेरे को यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में आपका दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म का टेस्ट कौन देता है। व्हाट इज आइडोफॉर्म? आइडोफॉर्म में CH8 तो इसका पॉजिटिव आइडोफॉर्म कौन देता है? जनरली R311O। बेसिकली ये ऐसा लेमन लैंग्वेज में रहता है, हमेशा ट्रू नहीं होता। CH311O इस तरह का ग्रुप जिसमें होता है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, है ना। देन है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट आ जाते हैं, वो हैं आपके टॉलरेंस टेस्ट, वेवलेंस टेस्ट और आपके आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं इसके व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट केमिकल्स कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो ये अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। तो उसमें अगर हम एल्डिहाइड के संग डालते हैं इससे टॉलरेंस रिएजेंट को, तो आपको सिल्वर मिलर दिखता है, जिसे हम सिल्वर मिलर टेस्ट भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन फेलिंग टेस्ट में आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार के फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग A एंड फेलिंग B। फेलिंग A क्या होता है, फेलिंग B क्या होता है, ठीक है ना। फेलिंग A इज कॉपर सल्फेट एक्टिव ब्लू कलर एंड फेलिंग B इज आपका अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोल्यूशन, ठीक है ना, जिसे हम रोशेल सॉल्ट कहते हैं। ये दोनों होते हैं, इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करते हैं, तो आपको एल्डिहाइड के संग इसे ऐड करेंगे तो रेडिश ब्राउन PPT मिलता है, ठीक है ना। तो इसकी आपको रिएक्शन बताना चाहिए। कॉपर के संग होता है ये, तो आपको इस तरह से लिखा मिल सकता है कि R3HO प्लस कॉपर पॉजिटिव इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना। तो आपका ये CU2O का रेड PPT मिलता है। आपको बताना चाहिए कॉपर के जो PPT होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। अगर आप कॉपर का फ्लेम टेस्ट भी करोगे तो ब्रिक रेड कलर मिलता है आपको, ठीक है। देन कुछ ऐसे मिथाइल कीटोन्स होते हैं जो कुछ टेस्ट दे देते हैं और जिन्हें पॉजिटिव नहीं देना चाहिए, तो उनके एक्सेप्शन के बारे में आपको पढ़ना है। देन है आपके आइडोफॉर्म के लिए हैलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। अगर हम कीटोन लेते हैं, कीटोन के संग अगर हम NaOH या इससे रिएक्शन करते हैं तो आपका आइडोफॉर्म बनता है, जो कि CH3 बनता है NaOI से रिएक्शन करेंगे, है ना। तो आपका ये बनता है। तो आप कौन कौन से ये देते हैं गैस, या जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से CH3 इस तरह का ग्रुप होगा वो जनरली दे देते हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जैसे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। सपोज करो आपको बोल देंगे कंपाउंड है A,
ए जो होता है उसका कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया CHHYOZ, इस तरह से कुछ भी दे दिया, मुझे नहीं पता क्या है। वो बोल देंगे कि उसने एक रेडिश पीपीटी दिया, 2,4-DNP के साथ, एंड उसकी अगर हम आयोडीन से रिएक्शन करी तो उसने हमारे को येलो पीपीटी दिया, ठीक है ना। इस तरह से बोल दिया उसने, है ना। और वो बोलता है, वो उसने कह दिया कि वो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट वो नहीं देता है, ठीक है। अब उसने उसके बाद क्या बोल दिया, अगर हमने ऑक्सीडेशन किया इसका क्रोमिक एसिड के साथ तो उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया हमारे को। तो यानी अगर हमने उसका ऑक्सीडेशन किया तो हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो अब हमारे को क्या स्ट्राइक करनी चाहिए? पहली बात क्या स्ट्राइक करनी चाहिए कि जो है ये हमारा कीटोन या एल्डिहाइड में से कुछ है। पहली बात, DNP दे रहा है तो यानी कार्बोनिल है। सेकेंड बात क्या क्लिक करनी चाहिए कि ये हमारा DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है पर हमारे को येलो कलर दे रहा है किसके साथ, हाइड्रोफॉर्म के साथ, यानी ये एल्डिहाइड का टेस्ट नेगेटिव दे रहा है। एल्डिहाइड या कीटोन में से ये एल्डिहाइड नहीं है। और इस बात को कंफर्म किसने किया कि इसने टॉलरेंस और फेलिंग्स के टेस्ट नहीं दिए, ठीक है। टॉलरेंस और फेलिंग्स के टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं। उसने कीटोन का टेस्ट नहीं दिया, सॉरी एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं दिया, मतलब एक कीटोन है, ओके, वो एक कीटोन है। उसके बाद उसने क्या बोला हमें आगे जाके, उसने बोला हमें आगे जाके कि ये डीकलराइज नहीं करता ब्रोमीन वाटर को, ठीक है ना। अगर डीकलराइज नहीं करता है ये ब्रोमीन वाटर को, पहली बात तो इसके फॉर्मूले से, अगर इससे हम लोग अनसैचुरेशन के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है ना। अनऑक्सीडाइज करता है टू गिव क्रोमिक एसिड, यानी जो होता है ये भी कंफर्म करता है कि आपका कीटोन होगा, इससे आपका क्रोमिक एसिड बन गया, है ना। इस तरह से आप, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इस तरह से आपको सोचना है, बात हो रही है ये। तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि टेस्ट दे दो। अब 10th की तरह नहीं है कि टेस्ट आ जाएगा तो ये वाला टेस्ट बताओ, आपको ये पैराग्राफ की फॉर्म में देगा और आपको फाइनल स्ट्रक्चर पर पहुंचना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं है तो कम आंसर है रिएक्शन के थ्रू। देने आगे जाके आपका इसमें बेस कैटालाइज रिएक्शन एल्डोल में आपको एल्डोल पता होना चाहिए, अल्फा कार्बन वाली रिएक्शन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन वाली रिएक्शन। देन आपकी क्रॉस एल्डोल कैनिजारोज रिएक्शन, ठीक है ना, आपको पहचानना आना चाहिए रिएक्शन को, ओके। देन है टेस्ट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स के टेस्ट में फेलिंग्स और टॉलरेंस से डिस्कस कर ही लिए हैं। देन फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में भी टेस्ट का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसमें आप आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। देन है आपके बेंजल्डिहाइड में हम लोगों ने प्रिपरेशन फ्रॉम टॉलोइंग बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड, ये हमने अभी बताई दी थी, मैंने अभी मैक्रोमन कॉच, और उससे पहले ये वाली टॉलोइंग वाली भी बताई दी थी, अभी हमने ऊपर डिस्कस करी थी। प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम एसिड, इसी के एग्जाम्पल्स में हम लोग पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ें तो इसकी भी रिएक्शन यही सब सेम है, इसकी सारी पढ़नी है। इसमें नई है बेंजोइन कंडेंसेशन, पोल्किंस रिएक्शन, ठीक है, और अल्फा सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे को पता होनी चाहिए, ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन पता होनी चाहिए हमारे को, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्या हमारा पहले का बेंजोइन होता क्या है, ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन, पोल्किंस रिएक्शन पढ़नी, और हमारे को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये 3 चीज़ें पढ़नी है, ओके। देन एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश किस तरह से करते हैं वो पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करें तो आपके अगेन वही मैंने जो 6 पॉइंट बताए थे, नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, आपका ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, मैलोनिक क्या होता है, सक्सिनिक क्या होता है, एडिपिक एसिड क्या होता है, बेसिक, ठीक है ना। देन आपका सेकेंड चीज़ है स्ट्रक्चर क्या होता है एसिड का। देन है आपकी प्रिपरेशन,
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल, डाई का एग्जाम्पल है ऑक्सैलिक एसिड और मोनो का एग्जाम्पल एसिडिक एसिड है। देन प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं? अब प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं? हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या फिर हम एल्काइल हम KMnO4 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, KMnO4 यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल से हो गई LDH से, देन हमारी KMnO4 से रिएक्शन हो गई। अच्छा, उसके बाद कैसे कर सकते हैं? उसके बाद हम नाइट्राइल से किस तरह से कर सकते हैं? नाइट्राइल RCN है, ठीक है ना, हम इसका हाइड्रोलिसिस करके कर सकते हैं। एंड ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन बोलिए, ग्रिग्नार्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका ग्रिग्नार्ड से हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम हाइड्रोक्सिलिक एसिड कर देंगे, ठीक है, सॉरी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देन हमारी बाकी रिएक्शन भी होती हैं, हम एस्टर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर इसमें दे नहीं रखा तो हम ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या याद रखनी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता करना है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन रिएक्शंस पर आते हैं। रिएक्शंस में हमारी रिएक्शंस होती हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के बेसिस पर, कि OH बॉन्ड टूटता है तो किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। देन हमारे को पता होना चाहिए एसिडिक इलेक्ट्रिक के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो क्या होगा। ऑर्थो इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करेगा। इस सब के क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर लगाने को आता है, ऑर्डर लगाना आना चाहिए, ठीक है, तो ऑर्डर लगाने के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देन एक्टिव मेटल्स के संग रिएक्शन, ठीक है ना, एक्टिव मेटल्स के संग रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। देन है आपकी alkalis, carbonates, bicarbonates के रिएक्शन, these are not so important. Formation of acid derivatives, decarboxylation में आपकी केमिकल कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ये आपकी आ जाती है एल्केन, आपका डबल नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स बनाने में आ जाती है, ठीक है। जैसे आपका CH3COOH है तो आपका इससे ईथेन बन सकता है, ठीक है ना, ये आपकी CO2 की तरह निकल जाएगी। ये CH2 सिंगल है तो इसके 2CH4, ये आपका सॉरी इससे आपका CH3 इस तरह से ईथेन बन सकता है। तो दिस इज अ रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ओके, कोल बेस। देन आपकी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन, ओके, आपकी रिएक्शन इसमें आ सकती है ताकि PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ, ठीक है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड हाइड्रोनाइल क्लोराइड के साथ, ओके। देन HV रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार आई हुई है, HV रिएक्शन अच्छे से करनी है, ओके। उसके बाद आगे जाके आपकी रिएक्शन लेनी है वो है, अच्छा, आपको थोड़ी सी रिडक्शन की रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। अब ये मत कहना कि सिलेबस में दे रखा है, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें यूज़ होंगी, ओके। तो अगर RCOH है और RCOH की रिएक्शन अगर हमने LiAlH4 से कर दी तो क्या होगा, तो आपका अल्कोहल बनेगा। ये मत कहना कि अभी सिलेबस में दे रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन आगे जाके यूज़ होंगी एंड यू कांट क्लेम, ओके। इसलिए मैं सब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। देन है आपकी सब्स्टिट्यूशन और मेंटेनिंग मेटा डायरेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, किस तरह से वो मेटा डायरेक्टिव होता है। अगर आप नाइट्रोजन करें तो किस तरह से मेटा पर लगेगा, क्यों लगेगा इसकी। देन आपके टेस्ट केमिकल टेस्ट जो हैं आप बेसिक कर सकते हो, है ना। इस तरह से आपका ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा आता है पहला है एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स के बारे में बात करें, वही चीज़ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अमीन्स के नॉमेनक्लेचर, अमीन्स के फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपके अल्कोहल से, अल्काइल हैलाइड, साइनाइड, अमाइड, नाइट्रिक कंपाउंड से, ठीक है। स्ट्रक्चर पता हो, नॉमेनक्लेचर पता हो, देन प्रिपरेशन आपकी
अमीन्स की किस तरह से होती है नाइट्रो कंपाउंड्स से। जैसे अगर आप नाइट्रो कंपाउंड्स में H2PD डालेंगे तो किस तरह से हो जाएगी, ये आपको पढ़ना है ना। उसके बाद आपकी रिडक्शन ऑफ नाइट्रल से किस तरह से होगी, साइनाइड की रिएक्शन कर दें तो किस तरह से होगी। देन आपको एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। आपको पता नहीं थैलेमाइड क्या होता है, ये हर काफ़ी बार आई है रिएक्शन, काफ़ी बार थैलेमाइड से रिएक्शन करके किस तरह से हमारा बन जाता है ना। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक कार्बन आइटम कम वाला अमीन बनता है। जैसे आप CH3C+NH2 इसे लेंगे, आप इथेनामाइड लेंगे तो इथेनामाइड से आपका जो है आपका मिथेनामीन बनेगा, ठीक है। एक कार्बन आइटम लेस वाला बनता है, तो ये पता होना चाहिए। ओके, देन है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन करना तीनों अमीन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर। इसमें ऑर्डर बहुत अजीब आता है, गैसियस स्टेट में ऑर्डर अलग है, एक्वस स्टेट में ऑर्डर अलग है, तो ये पता होना चाहिए। देन केमिकल रिएक्शन, इसमें जैसे एसिड में हमारा एसिडिक कैरेक्टर था, इसके अंदर हमारा बेसिक कैरेक्टर है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स के बारे में पढ़ना है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ SIP के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके बाद ऑर्डर लगाना आना चाहिए आपको, इसके अंदर भी ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर के बारे में पढ़ने के बाद आपको अमोनिया और एलाइल अमीन्स में से कौन ज़्यादा बेसिक है वो बताना चाहिए। देन इसकी रिएक्शन एल्काइलेशन की, एसाइलेशन की, ठीक है ना। इथेनामीन से किस तरह से हम लोग बनाते हैं। देन कार्बाइलामीन रिएक्शन, ये आपका जैसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइलामीन रिएक्शन जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं वो पता होना चाहिए कि आइसोसाइनाइड टेस्ट होता क्या है। ओके, प्राइमरी अमीन का टेस्ट होता है। उसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड पता होना चाहिए, BDC किस तरह से बनता है, एंड देन डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट जिसे हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। तो हिंसबर्ग टेस्ट के बेसिस पर आना चाहिए, बस इतना ही है। देन हम मूव कर जाएंगे अपने एनिलीन के ऊपर। एनिलीन में वही प्रिपरेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, बेंजोलेशन, कार्बाइलामीन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे अगर हम मूव करें तो इसके अंदर अगली चीज़ जो है वो है डायोटाइजेशन रिएक्शन। मैंने कहा था BDC बनाना, और BDC से अब देखो BDC बन गया। अब आगे की रिएक्शन जो इसमें हेल्वेल्किंस में थी, इसमें BDC रिएक्शन करता है आपकी सैंडलर रिएक्शन एंड आपकी गैटरमैन रिएक्शन, ये सब जो थी आपकी बाल-शीमन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन थी। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो तो हमने हेल्वेल्किंस में पढ़ी थी। अगर वो आपको BDC बनवा ले और BDC से आगे रिएक्शन करवा ले, BDC से या फिर फिनॉल बनवा ले, BDC से आपका फिनॉल बनवा ले, ये BDC से आपका, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने अल्कोहल का चैप्टर था, या आपसे सैंडविच रिएक्शन करा लो, तो आप ये नहीं कह सकते कि हेलोल्किन का चैप्टर था, ठीक है ना। देन आपकी नाइट्रेशन सल्फोनेशन की रिएक्शन इस तरह से कैसे होते हैं वो उसकी बेसिक नॉलेज। डायसोनियम में आपकी मैंने बता दिया आपको गैटरमैन और वो। उसके बाद है सैंडविच रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। देखो सैंडविच रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑफ डायजो ग्रुप बाय H। कपलिंग रिएक्शन विद फिनॉल एंड एनिलीन, आपको आपका ऑरेंज डाई जिसे हम डाई टेस्ट कहते हैं, ऑरेंज डाई टेस्ट कहते हैं, अभी डाई बनती है आइसकोल मिक्सचर में, वो आपको पता होना चाहिए किस तरह से डिवीजन होती है और आपको कपलिंग किस तरह से होती है, ठीक है ना। तो कपलिंग की रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाती है काफ़ी बार एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। ऑरेंज कलर की डाई क्या बनती है और आपकी येलो कलर की डाई कम होगी, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका एल्कलाइन मीडियम है तो ऑरेंज डाई बनती है, और आपका एसिडिक मीडियम है तो आपकी येलो डाई बनती है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हम 3 यूनिट में ब्रेक करेंगे। पहली है आपकी कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम यूनिट की तरफ जाएँ तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको एल्डोसिस और कीटोसिस के बारे में पता होना चाहिए, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड सिंगल के बारे में पता होना चाहिए। ग्लूकोज फ्रुक्टोज की DL मल्टीप्लिकेशन और जो है आपकी कॉन्फिगरेशन होनी चाहिए, DL इस तरह से लिखते हैं। एंड आपको बताना चाहिए DL और प्लस माइनस में कोई रिलेशन नहीं होता है, और कैपिटल DL स्मॉल DL से मतलब नहीं होता है। डेक्स्ट्रो लीगो वाली चीज़ पता होनी चाहिए। देन आपकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देन है आपका इसके अंदर, अच्छा अब इसमें मेंशन नहीं किया गया तो आप जो है पायरोनोस फॉर्म, फ्यूरानोस फॉर्म, ये
ज़्यादा डिटेल में नहीं करना क्योंकि आपका मेंशन नहीं है उससे, पर एक बार देख लेना बस पायरेनोसोम और प्यूरेनोसोम को, ठीक है ना। तो आपकी डेफिनेशन बोला गया, क्लासिफिकेशन बोला गया, हीटिंग विद, अभी रिएक्शन में बहुत ही कम रिएक्शन बोली गई है ना। आपकी बोली गई है हीटिंग विद एच आई के संग हीटिंग की रिएक्शन बोली गई है, जिसमें आपकी एनहेक्सेन बन जाती है, आपकी चेन खुल जाती है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन के संग रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल अमीन के संग किस तरह से रिएक्शन होती है। देन ब्रोमीन वाटर के संग रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर के संग रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज किस तरह से होता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है ना। एसिडिक एनहाइड्रेट के संग रिएक्शन, एसिडिक एनहाइड्रेट के संग रिएक्शन किस तरह से होती है। देन नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्शन, ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ब्रोमीन वाटर टेस्ट विद इक्वेशन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए किस तरह से हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हो। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं करना है। प्यूरेनोसोम, पायरेनोसोम, बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें आप सिलेबस जितना रिड्यूस हुआ है उतना ज़्यादा नहीं दे सकता है, ओके। देन आपके जैसा आप ग्रोथ थ्रू कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट है आपके प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स है नेक्स्ट। इसमें आपके अमीनो एसिड्स भी, प्रोटीन्स में आपके अमीनो एसिड्स आते हैं। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, स्वीटनाइन स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बताना चाहिए। अमीनो एसिड आपका RCH2 COOH NH2, इस तरह से आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा अमीनो एसिड, इनकी आपके जैसे उसमें BL कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी अलग कॉन्फ़िगरेशन, इनका अलग नोटेशन किस तरह से होता है ना। एंड देन तो उसके बोला गया आपको क्लासिफिकेशन है स्यूटराइन फॉर्मेशन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, अच्छा अमीनो एसिड को किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं तो अच्छा। उसके बाद अमीनो एसिड्स हमें हमारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कितने होते हैं। देन अमीनो एसिड्स का नाम नहीं याद करना है, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उनके नाम याद नहीं करना है आपको, ओके। क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स का, स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स में बुझ जाएंगे। प्रोटीन्स में आपका मॉलिकुलर शेप के बीच में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेफिनेशन ओनली, ठीक है, डेफिनेशन बोल रही है आपके ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, सब डेफिनेशन बोल रही है और आप जनरली याद कर सकते हैं अल्फा हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है या क्या होता है, तो डेफिनेशन बोली है। डिटेल्स एंड डायग्राम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है, अगर आप देखें तो साफ साफ देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है डिटेल्स एंड डायग्राम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, आपको डीनेचुरेशन पढ़ना है प्रोटीन का किस तरह से होता है। एंजाइम्स एंड वाइटामिन आपको नहीं पढ़ने हैं, एंजाइम्स और वाइटामिन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मेंशन नहीं है। देन मूव कर जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, DNA एंड RNA की तरफ। आपको वाटसन क्रिक मॉडल पता होना चाहिए, वाटसन एंड क्रिक के बारे में। उसके बाद आपको अपने न्यूक्लियर आपको बेसिस पता होना चाहिए। फिर प्यूरिन, pyrimidine डबल हेलिकल होता है, RNA और DNA के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपके जो होता है डबल बॉन्ड किस में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल किस में होता है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। देन आपके फॉस्फेट शुगर्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ओके। ज़्यादा डिटेल में अगेन ये भी नहीं करना है, ओके। हार्मोन्स वगैरह के बारे में भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। लास्ट चीज़ आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने की, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी अच्छे नंबर का आ जाता है बिना मेहनत करे। इसमें आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री इन मेडिसिन, आपको पहले क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया, आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग एक्शन के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, टारगेट ड्रग किस तरह से टारगेट करती है उस तरह से। देन उसके बाद एंजाइम से ड्रग टारगेट आपको नहीं पढ़ना है, अल्स्टेटिक साइट आपको ये सब नहीं पढ़ना है, अब ये सब नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम किस पर आ जाएंगे, डायरेक्टली हम आ जाएंगे, अब सिलेबस कट हो चुका है मेडिसिन से, डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद करके रखना है। रिसेप्टर, साइट्स, अटैक, ये कुछ नहीं याद करना है, सीधे हम घुस जाएंगे मेडिसिन पर। सबसे पहले आ जाती है एंटीपायरेटिक्स। अच्छा,
सबसे ये बात ज़रूर याद रखना है कि हमें इसमें कॉमर्शियल नेम नहीं लिखनी है। अगर एंटीपायरेटिक है, बुखार की है, तो हमें इसमें पैरासीटामोल लिखेंगे, हमें इसमें आइबुप्रोफेन प्लस और कॉम्बी हमें ये सब नहीं लिखना है, नंबर नहीं मिलेगा। एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी, एंटीहिस्टामिन्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंटासिड्स, इन सब के बारे में पढ़ना। स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती हैं आपकी, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में, ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में। तो ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स आपकी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद दो एग्जांपल्स याद कर लेना, इक्विनिल या मेप्रोबोएट, ओके। बारबिटूरिक एसिड्स वाली बारबिटूरेट्स के बारे में पढ़ लेना। देन हम मूव कर जाते हैं एनाल्जेसिक्स की तरफ। एनाल्जेसिक्स में पढ़ लेना कि किस तरह से ये हमारा पेन रिमूवर होती हैं, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक दोनों तरह की, मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, इन सब के बारे में। एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में पढ़ लेना। एंटीमाइक्रोबियल्स जो होती हैं किस तरह से डिस्ट्रॉय या इनहिबिट करती हैं पैथोजेनिक एक्शन को। इसमें पहली आ जाती है एंटीबायोटिक्स, इसमें आपकी सैल्वर्सन इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है। देन डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ओके। सल्फा की ड्रग्स, सल्फानिलमाइड, इसके बारे में पढ़ लेना। पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है आपके एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट, क्लोरोजाइनिनॉल, टर्क और बायोथेनॉल, इन सब के बारे में पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में। देन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इसमें आपको नोविस्ट्रॉल के बारे में पढ़ना है, ओके। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जिसमें डिटेल में जाना है वो मैंने आपको बता दिया, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल। देन डिटेल में जाना है आपको एंटीबायोटिक्स में, आपको सल्फर ड्रग्स, इसके अंदर आपकी जो है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देन इसके क्लोरोफेनिकॉल, ये सब के बारे में। एनाल्जेसिस, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स। देन आके बारबिटूरेट्स, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका है स्ट्रक्चर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इनके नाम पता होना चाहिए और आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। देन है केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन फूड। फूड में हमारे एंटीऑक्सीडेंट, हमारे स्वीटनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रेजर्वेटिव, स्वीटनिंग एजेंट्स, इसमें स्वीटनिंग एजेंट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि इनका ऑर्डर क्या होता है स्वीटनेस का। एस्पार्टिन, सैकरिन, सुक्रालोज, एलिटेन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं याद करने ये, इनके एग्जाम्पल्स, इनकी डेफिनेशन, ठीक है ना। 4 ही हैं, एस्पार्टिन, सैकरिन, सुक्रालोज एंड एलिटेन। उसके बाद प्रेजर्वेटिव्स का रोल क्या होता है कहानी में, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बाद आपके इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट, किस तरह से पिकल्स एंड जैम्स में यूज होते हैं, इसका क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ओके। रोल, एग्जाम्पल्स। उसके बाद आपका इस बार वो भी नहीं है, सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में भी नहीं है। इस तरह से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होती है पूर्णतः। अब हम करते हैं डिस्कस अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले स्टार्ट करते हैं DNF ब्लॉक से, ठीक है ना। DNF ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। DNF ब्लॉक में सबसे पहले आपको बताना चाहिए इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इनकी पोजीशन क्या पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये पता होना चाहिए। देन इनके हमारे को बेसिकली अब डिस्कस करना है, बाकी चीज़ों को पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेते हैं। यहाँ हमें डिस्कस करना है कि इन मेटेलिक कैरेक्टर के बेसिस पर इनका ऑर्डर। देन सीरीज में एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, आयनेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी, कलर्ड कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारा डी ट्रांजिशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन कलर क्वेश्चन आते हैं डी ट्रांजिशन के ऊपर कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा कलर्ड होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा वाइट होता है दिखने में। लाइट के बेसिस पर डी ट्रांजिशन के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन देना होता है। देन क्वेश्चन आता है आपके ऑर्डर के बेसिस पर, क्या हम कुछ मेडल्स हैं जैसे जो वेर आए हैं, ये सब ट्रांसमिशन मेडल्स की सीरीज में इन लोगों को क्यों रखा गया है, उसका क्वेश्चन आते हैं। देन एबनॉर्मल बिहेवियर आयनिक रेडियाई के अंदर, ठीक है।
देन आपके मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर, आयनेशन इंथैल्पी के अंदर, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू होता है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ना, पहले बढ़ता है घटता है, किस तरह से होता है वो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई के अंदर। ओके, देन उसके बाद हम आगे बात करें तो आयनेशन इंथैल्पी के अंदर, देन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए कि जो है किस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन एग्जिबिट करता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं तो बताना चाहिए। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ आती है वो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। डी ट्रांजिशन का क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर इम्पोर्टेंट ट्रेंड के ऊपर कि हमारा ट्रेंड इस तरह का क्यों है, एक्सप्लेन करने को। ओके, कुछ नहीं मिले तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स में डी ट्रांजिशन चुका आया ना, उस वाले के अंदर आपका ट्रेंड में ये चुका आया ना कि पहले इंक्रीज होता है देन बाद में पेयरिंग हो जाती है। ओके, देन आपके अगले हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर आपकी 4s and 5s सीरीज, इसमें आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज़ें चुका आया ना, अगर वो नहीं लगते हैं प्लीज़ इसे गलत इंटरप्रेट मत करना। अगर आपको कुछ ना आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तब यूज़ करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इनकी रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट वही कलर्ड कंपाउंड कितना से बनाते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको पढ़ना है, इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कलर्ड होता है कौन नहीं होता। ओके, देन आपके कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा रिएक्शन की तरफ नहीं घुसना है, रिएक्शन नहीं पूछी जाती। ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड भी करने हैं, किस तरह से हमारा ट्रेंड चेंज होता है अक्रॉस द पीरियड डाउन द रोड। ओके, देन मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है आपकी वीबीटी, सीएफटी। वीबीटी की तरफ से हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को कॉन्सेप्ट करते हैं, उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से करते हैं, देन सीएफटी किस तरह से हमें बताती है, ये हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आती है आपकी वर्नर की थ्योरी। वर्नर की जो होती है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर क्या होता है, आयनेशन स्क्वायर क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, नॉन डायरेक्शन नेचर क्या होता है, ठीक है। देन आपका उसके बाद आपके लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड्स के बारे में क्या बताना चाहिए, लिगेंड्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, डेंसिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। देन आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, आईयूपैक रूल्स ऑफ नेमिंग द कंपाउंड, ठीक है, आईयूपैक नहीं होना चाहिए, इसका क्वेश्चन आ जाते हैं आपके साइनाइड तो जो भी है इन सब के बारे में, ठीक है, आयोडो, क्लोराइडो, इन सब चीज़ों में। आइसोमेरिज्म अगेन इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म में आपको कंपाउंड दे देगा MAA होल थ्राइस, इस तरह से देगा, पूछ लेगा बताओ कि कितना आइसोमर पॉसिबल है, या बना के दिखाओ, इसका क्वेश्चन आ जाता है, ये करना है, ठीक है। तो पहला चीज़ से आ गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, देन आइसोमेरिज्म के बारे में, देन डेंसिटी के बारे में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद अलग अलग आते हैं इसके अंदर आपके जो ऐसा होता है आइसोमेरिज्म, उसके बाद लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, इन सब सॉल्वेट, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। देन हम घुस जाते हैं उसके बाद वीबीटी में। वीबीटी के अंदर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, वीक स्पिन, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होता है, हाई स्पिन और लो स्पिन कैसा होता है, ये पढ़ना है। देन स्क्वायर ब्रेक होता है, स्क्वायर या फिर आपका ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्या होता है, देन उसकी मैग्नेटिक स्पिन क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा तो मतलब पैरामैग्नेटिक है, और अगर पेयर हो जाए तो मतलब डायमैग्नेटिक है, वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। देन सीएफटी के बारे में पता होना चाहिए, आपकी स्प्लिटिंग इस तरह से होती है T2G और EG के बीच में, ठीक है ना। और आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकालनी आना चाहिए, डेल नॉट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर,
क्रिस्टल फील्ड थियरी में आपके टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दो तरह के सिस्टम्स हैं। कलर और मैग्नेटिक क्रिस्टल सिस्टम से आपको एक्सपेक्ट करना आना चाहिए। कलर और मैग्नेटिक क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड ऑफ मेटल कार्बोनेट अगर सिलेबस में मेंशन नहीं है तो आप इससे लीव कर सकते हैं। देन है इम्पॉर्टेंट जो है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी वर्नर थ्योरी, वीबीटी, ईएफटी, आपके आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और आपकी डेंटिसिटी, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पॉलीडेंटेड सबके बारे में बताना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इस तरह से मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है और जल्द ही मैं अब रिवीजन की एक सीरीज़ लेके आऊँगा जहाँ पर आपको मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को 1 घंटे के अंदर रिवाइज करवा दूँगा, ठीक है कि नहीं। एक ऐसी हम बूस्टर सीरीज़ लेके आएंगे और हम टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।